हेलो दोस्तों, आज हम डायबिटीज़ मेलाइटिस की टाइप्स के बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में बताना चाहता हूँ। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे एक शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। ये पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाते हैं। इंसुलिन का काम बेसिकली एनाबॉलिक हार्मोन है ये, और ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट के मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो जो हमारी बॉडी में हम कोई चीज़ खाते हैं तो उससे जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में बनता है, उस ग्लूकोज को सेल्स में प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए इंसुलिन का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो जब भी हमारा इंसुलिन, अगर हमें इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, तब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी हो जाती है। इंसुलिन के बारे में, इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं सेपरेट लेक्चर में बात करूँगा। अभी हम डायबिटीज़ की जो टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डायबिटीज़ की मोटी मोटी जो टाइप्स हैं, हम उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं या अदर। टाइप 1 डायबिटीज़ उन लोगों में हमें देखने को मिलती है जिनमें जो पैंक्रियास ग्लैंड है, उसके जो बीटा सेल्स हैं वो अगर ख़त्म हो रखे हों या डिस्ट्रॉयड हो रखे हों या किसी भी कारण वश। ज़्यादातर ऐसे लोगों में जो पैंक्रियास के बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन का कारण होता है वो इम्यून मीडिएटेड या फिर इडियोपैथिक। इम्यून मीडिएटेड का मतलब हो गया कि इंसान की बॉडी में उसी की उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि उसके पैंक्रियास के सेल्स को खुद ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो या फिर इडियोपैथी, इडियोपैथी का मतलब हो गया कि जब कोई भी चीज़ ऑटो एंटीबॉडीज़ को छोड़ के कोई भी चीज़, चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रग्स हो या और कोई कारण हो, उसकी वजह से अगर पैंक्रियास को कोई नुकसान पहुंचता है, तब बीटा सेल का काम रुक जाता है, जब बीटा सेल ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीटा सेल से इंसुलिन नहीं बनता है और ऐसे लोगों में एब्सोल्यूट इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि उनमें इंसुलिन नहीं बनता है। तो जब ऐसे लोगों में इंसुलिन नहीं बनता है तो इन लोगों को जो डायबिटीज़ होती है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। इंसुलिन के साथ ही पैंक्रियाज के जो सेल्स हैं वो सी पेप्टाइड भी बनाते हैं, और ऐसे लोगों में इंसुलिन की डेफिशिएंसी के साथ साथ पेप्टाइड लेवल जो होते हैं, सीरम सी पेप्टाइड लेवल, उसकी भी कमी होती है या फिर वो भी एब्सेंट होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर कम उम्र में यंग पेशेंट्स को होती है, बच्चों को हो जाती है। ऐसे बच्चे या यंग पीपल यूजली बहुत ही थिन होते हैं, दुबले पतले होते हैं, और कई बार हमारे पास ये ऑस्मोटिक सिम्टम्स का मतलब हो गया कि उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, या फिर उनको सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, अचानक उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के बच्चे या यंग पेशेंट जो दुबले पतले हो, हमारे पास जब इस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, ऐसे लक्षणों के साथ आते हैं, तो उनमें प्रोबेबिलिटी हमारी यही होती है कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट यंग थीन लीन होते हैं, अचानक उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है, चाहे बेशक उनकी जो भूख है, एपिटाइट है, वो ऐसे लोगों में यूजली नॉर्मल होती है या फिर बढ़ जाती है। कई बार टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट हमारे पास डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का अचानक शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको
शुगर बढ़ने की वजह से वो हाँफने लगता है, या फिर उनकी यूरिन में कीटोन्स बॉडी आना शुरू हो सकती हैं। तो अगर हम ऐसे पेशेंट्स को टाइमली मैनेज ना करें तो ऐसे पेशेंट्स से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से डेथ हो सकती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों को ज़्यादातर इंसुलिन की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ऐसे लोग क्योंकि ऐसे लोगों में इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, तो ये लोग रिस्पॉन्ड इंसुलिन से ही करते हैं। अब आते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन इंसान में या उस पेशेंट में बनता तो है, लेकिन वो ज़्यादातर या तो कम बनता है या फिर वो उसका फंक्शन जो है वो डिफेक्टिव होता है। डिफेक्टिव फंक्शन का मतलब ये मतलब हो गया कि इंसुलिन बनेगा, वो जहाँ उसने सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक को बढ़ाना है, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है, वहाँ जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ऐसे पेशेंट्स में जहाँ तो इंसुलिन कम होगा, या फिर अगर बन रहा है तो वो डिफेक्टिव होगा, या फिर वो रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिसेप्टर्स उसको रिसेप्टर की सेंसिटिविटी जो है इंसुलिन के लिए वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हमें मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक बीमारी है, फैमिलीज़ में रन करती है। ऐसे पेशेंट्स में सी पेप्टाइड लेवल नॉर्मल भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है अगर पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ऐसे पेशेंट में सी पेप्टाइड लेवल हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। टाइप 2 डायबिटीज़, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ वाले यंग पेशेंट थे, बच्चे थे, बच्चों में ही शुरू हो जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादातर हमें 40 साल के ऊपर के मरीज़ों में देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे या आदमी ज़्यादातर मोटे होते हैं, उनमें मोटापा होता है। कई बार वो भी ऐसे पेशेंट भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में भी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को मैं बाद में आपको बताऊंगा। ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स में हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं, और कई बार ऐसे मरीज़ों में हमें इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस वो डायबिटीज़ है जो कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान, जब प्रेगनेंसी 20 वीक्स से ऊपर की प्रेगनेंसी हो, और तब किसी मरीज़ को या लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ होती है, तब हम उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद। तो उसके लिए हम ऐसे मरीज़ों को प्रेगनेंसी में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, या फिर फास्टिंग ब्लड शुगर। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम मरीज़ को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं, और उसके बाद 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद उसका ब्लड शुगर चेक करते हैं। अगर 1 घंटे के बाद का ओरल ग्लूकोज 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है और 2 घंटे का ब्लड शुगर 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है। और इसके लिए कंडीशन यही है कि 20 वीक्स की प्रेगनेंसी होनी चाहिए। और ऐसे मरीज़ों में फास्टिंग ब्लड शुगर का जो क्राइटेरिया है वो हमने 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मींस अगर फास्टिंग ब्लड शुगर उसका 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है, तब भी उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। अगर हम उसका OGTT नहीं करते हैं और सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर ही देखते हैं, तो अगर वो 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। नॉर्मली हम जो नॉर्मल इंडिविजुअल में हम डायबिटीज़ कब बोलते हैं, जब उनका फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 126 या उससे ज़्यादा हो, तभी हम डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ तब बोलते हैं जब उसका फास्टिंग ब्लड शुगर 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, और जो प्रेगनेंसी है वो 20 वीक से ज़्यादा हो, और 1 आवर
ओरल जीटीटी उसका मोर देन 180 मिलीग्राम होना चाहिए, और 2 आवर्स का जो ओजीटीटी है मोर देन 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया हमें मिलते हैं 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद, तो हम उसको लेबल करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ से डिफ्रेंशिएट जरूर करना चाहिए। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मीन्स जब पेशेंट डायबिटिक प्रेग्नेंट होता है और उसी समय अगर उसको ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिले जो कि नॉर्मल क्राइटेरिया से ज़्यादा, जो कि हमने डायबिटीज़ का लिखा है पढ़ा है पहले, तो उसको हम प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलेंगे। तो ट्रीटमेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हम इंसुलिन से ही करते हैं। इंसुलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। कई पेशेंट्स में हम मेटफॉर्मिन या ग्लाइबुराइड भी दे सकते हैं। कुछ अलग टाइप्स की डायबिटीज़ होती हैं, जैसे पैंक्रियाटिक डायबिटीज़, जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से डायबिटीज़, उसको हम बोलते हैं मोडी। एंडोक्राइन काजेस हो सकते हैं, लाडा होता है, ड्रग्स एंड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। पैंक्रियाटिक डायबिटीज़ मेलाइटिस हम तब बोलेंगे जब किसी कारणवश पैंक्रियाज के बीटा सेल काम करना बंद कर दे, जब वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, जब पैंक्रियाज की कोई सर्जरी होती है, पैंक्रियाज रिमूव हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो पैंक्रियाटिक डायबिटीज़ मेलाइटिस के इंपॉर्टेंट कारण हैं अल्कोहल, पैंक्रियाटिक सर्जरी, पैंक्रियाटिक ट्यूमर, हीमोक्रोमेटोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड इसका ट्रीटमेंट जो है वो इंसुलिन है। ऐसे पेशेंट, क्योंकि पैंक्रियाज अगर आपका ख़त्म हो गया तो इंसुलिन बनेगा नहीं, तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट भी इंसुलिन ही है। दूसरा है मोडी। मोडी मीन्स मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। ये बेसिकली फैमिलियर टाइप की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सिंगल जीन म्यूटेशन होती है। ऐसे पेशेंट हमारे पास जब प्रेजेंट करते हैं, इनमें ओबेसिटी नहीं होती है, कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती है। ऐसे पेशेंट हमारे पास, जैसे जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले थे हमारे यंग एज में आते थे, टाइप 2 वाले मोर देन 40 ईयर्स के बाद आते थे। लेकिन ऐसे मरीज़ जो हैं जब हमारे पास आएंगे लेट स्टेजेस में आते हैं, लेकिन उनमें ओबेसिटी नहीं होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की डायबिटीज़ है, और इसमें भी ट्रीटमेंट जो है इंसुलिन है। और ऐसे पेशेंट स्क्रीटोगाग्स एक तरह की एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, वो इनको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। थर्ड इज़ द लाडा। लाडा मीन्स लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स। ये हमें उन मरीज़ों में ज़्यादातर जो इसका ऑनसेट है वो 25 साल के ऊपर के उम्र वालों में हमें देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट यूजली दुबले पतले होते हैं, और ऐसे मरीज़ों में हमें इंसुलिन की जल्द ही रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो 1 साल के अंदर अंदर ऐसे पेशेंट जब डिटेक्ट होते हैं तो हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट इन लोगों में पड़ जाती है। ये एक ऑटो इम्यून टाइप की डायबिटीज़ है, मींस ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि अपने ही सेल्स, जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं, उनको ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो इसमें एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं वो गैड ऑटो एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं, जो कि ऐसे लोगों में गैड ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है। कुछ ड्रग्स हैं और इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स हैं, साइटोमेगालोवायरस, कॉक्सेकी या रूबेला इन्फेक्शन, और हमने अभी रिसेंटली देखा था कि कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से भी लोगों में डायबिटीज़ हो सकती है। यूजली इस तरह के डायबिटीज़ रिवर्सिबल टाइप की होती हैं कि लंबे समय तक हम स्टेरॉइड्स या हार्मोन्स या इन्फेक्शन रहे तब हमें डायबिटीज़ हो जाती है, और जैसे ही ड्रग्स को विड्रॉल किया जाता है तब उनमें ये जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं या ब्लड शुगर नॉर्मल आना शुरू हो जाती है। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जो कि कुछ हद तक डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे वॉल्फ्रम सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, फ्रेडरिक सिंड्रोम है, हंटिंगटन स्कोरिया है, पोर्फायरिया है, प्राडर-विली सिंड्रोम है। जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, हम इनमें भी डायबिटीज़ देखने को मिलती है।
रिस्क फैक्टर क्या है डायबिटीज़ के लिए? अगर किसी को फैमिली में डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनके सिबलिंग्स बच्चों को भी डायबिटीज़ होगी। जो पेशेंट ओवरवेट होते हैं, जिनका बीएमआई 23 केजी पर मीटर स्क्वेयर्स हो, या फिर जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनमें पहले डायबिटीज़ के दौरान, सॉरी, प्रेगनेंसी के दौरान 20 वीक्स के बाद जिनको डायबिटीज़ हुई हो प्रेगनेंसी के, उनको भी चांसेस होते हैं कि दोबारा प्रेगनेंसी में या फिर फर्दर लाइफ में उनको डायबिटीज़ देखने को मिलेगी। हाइपरटेंसिव पेशेंट जिनमें बीपी 140/90 से 90 या उससे ज़्यादा हो, तो इनमें भी हमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट जिनको पैंक्रियाटाइटिस होती है, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, गॉल स्टोन की वजह से हो, या कोई भी कारण हो, या फिर कोई पैंक्रियाटिक सर्जरी हो रखी हो, तो उनमें भी डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्री डायबिटिक स्टेट मीन्स कि उनमें जो ब्लड शुगर है आपका फास्टिंग 100 to 125 के बीच में, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर जो है आपका 140 to 199, और HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में जिनका रहता है, ऐसे लोगों में डायबिटीज़ आगे लाइफ में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करें, डायबिटिक डाइट का इस्तेमाल ना करें, या अपने आप को डॉक्टर से रेगुलर चेकअप ना करवाएं। और कुछ डिसलिपिडीमियाज हैं, अगर आपका एचडीएल 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, या फिर ट्राइग्लिसराइड मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है, तो डिसलिपिडीमिया के केसेस को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये रिस्क फैक्टर है। कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन याद रखने के लिए ये है कि डायबिटीज़ से आंखों को नुकसान पहुंचता है तो हम उसको बोलते हैं, जब रेटिना इन्वॉल्व हो जाते हैं, रेटिनोपैथी बोलते हैं। हमें हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, पैरास्थीजियास होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, पैरों में जलन होती है, तो ये न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है कि जब वो आपकी किडनी के ऊपर असर करना शुरू कर देती है, किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती है, किडनी यूरिन में आपके प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, तो उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक फुट होता है एक छोटे से क्योंकि सेंसिटिविटी हमारे पैरों में या प्रेशर पॉइंट्स में कई बार डायबिटीज़ की वजह से कम हो जाती है, और इसमें छोटी चोट जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, जख्म बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो अल्सर का रूप धारण कर लेता है अगर प्रॉपरली शुगर कंट्रोल ना हो। तो इसलिए हमें अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, शुगर को कंट्रोल करके रखनी पड़ती है। ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स को स्ट्रोक और मायोकार्डियल इंफार्क्शन मींस हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ऑलमोस्ट डबल रिस्क उनका हो जाता है। डायबिटिक के पेशेंट्स को ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शन या गुप्तांग के इन्फेक्शन, मतलब यूटीआई हो गया, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन ऐसे लोगों में बार बार होते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में। डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपोग्लाइसीमिया के साथ इमरजेंसी में आ सकते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हैं, ये भी एक डायबिटीज़ की कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इन सभी कॉम्प्लिकेशन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आशा करता हूँ कि जो डायबिटीज़ की टाइप्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ लगा होगा। मैंने मेरी एक छोटा सा प्रयास है कि आपको ये समझ आए, और फर्दर हम इसके इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, डायबिटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, डायबिटीज़ में कौन कौन सी ड्रग देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा मेन मोटो रहना चाहिए कि पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोसिस करें डायबिटीज़ की, और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो, उसको क्या प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस बताने हैं, किस तरह से उसने अपना रेगुलर फॉलोअप करना है, उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो उससे उसको बचाना है, और बेसिकली मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटीज होने से बचाना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।